फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए, कई लोग का डिमांड था कि मैम एनसीईआरटी सार संग्रह से आधुनिक भारत का इतिहास लेके आया जाए। तो आज हम लेके आए एनसीईआरटी सार संग्रह से आधुनिक भारत का इतिहास। इसके पहले हम साइंस करा चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद पॉलिटी भी करा चुके हैं। तो देखे नहीं जो लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लाइन टू लाइन लगा दिया गया है। और क्या है कि इस बुक से बहुत ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इसमें क्या होता है ना कि जितना भी स्टेट में वनडे एग्जाम होता है, सारा क्वेश्चन वहाँ का इसमें इंक्लूड किया रहता है। ठीक है, तो रिपीट होता है उस एग्जाम में क्वेश्चन, तो यहाँ से आ जाता है। ठीक, और इसमें क्या है कि एनसीईआरटी में जो नया क्वेश्चन बनने लायक रहता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट, वो भी इसमें इंक्लूड किया रहता है। तो इसको जरूर कोई भी एग्जाम देने जाया करिए तो चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज पढ़ के जाया करिए। ठीक, देखिए ये चैप्टर पहला क्या है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इससे 2 प्रश्न या 1 प्रश्न जरूर एग्जाम में आता ही आता है। ठीक, चलिए देखते हैं। वनडे एग्जाम में तो खास तौर से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चैनल में पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे प्रथम यूरोपीय। नेक्स्ट, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। भारत आगमन कब हुआ था इसका, वास्को डी गामा का? तो 17 मई 1498 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? सबको मालूम है, जमोरिन ने किया था, स्थानीय शासक था। ठीक, नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री जिसे कहते हैं कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन में, जिसे पहले कोच्चि कहते थे। तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कोचीन में यानी कोच्चि में स्थापित की थी। ऑप्शन में कोचीन दे या कोच्चि दे, दोनों आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जो कि 1505 ईस्वी में हुआ था। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो फ्रांसिस्को क्या है? द अल्मीडा। बस अल्मीडा भी याद कर सकते हैं आप लोग, एग्जाम में आप लोग टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। ठीक है, तो भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को। अब भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी का किसने लागू किया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने किया था। आप केवल अल्मीडा याद करिए और ब्लू वाटर पॉलिसी ऐसे याद करिए। तो शांत या नीले जल की नीति किसने अपनाई थी? अल्मीडा ने अपनाई थी। एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया, विभिन्न देशों के खोजकर्ता कौन कौन है? तो खोजकर्ता दिया और देश दिया है। तो वास्को डी गामा ने खोज की थी भारत का। अब भारत की खोज नहीं की थी इसने, भारत मतलब कैसे पहुंचा जाए उस रास्ते की इसने खोज की थी वास्को डी गामा ने। ठीक, कोलंबस ने किसका खोज किया था? अमेरिका का कोलंबस ने खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक ने क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया का जो है खोज किया था। ये सब हम ट्रिक से याद किए हैं और आज तक भूला नहीं है हमसे। एग्जाम में अगर आता है तो हम ट्रिक सही लगाते हैं, तो इसको ट्रिक से याद किया करिए, क्योंकि इतना रहता है तो उसमें क्या होता है, ऑप्शन देके कंफ्यूजन नहीं होता है। तस्मान ने किसकी खोज की थी? तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने की थी। इतना पूछा जाता है इसके बारे में। नेक्स्ट है, बार्थोलोम्यू डियाज। बस डियाज याद करिए, किसने किसकी खोज की थी? तो केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिण अफ्रीका की खोज डियाज ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? तो नीनो डी कुन्ना के जो है काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी डच थे, हॉलैंड के। वर्तमान में हॉलैंड को क्या कहते हैं? नीदरलैंड्स कहते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्या, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। यहाँ से प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, इसको 2-3 बार रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट बना लीजिए आप लोग। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया? देखिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया इसे कहते हैं, तो इस देश के थे पुर्तगाली। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1498 में। भारत में प्रथम फैक्ट्री इसने कब स्थापित किया था? कहाँ किया था? कोचीन में किया था 1498 में। ठीक है, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1498 में कोचीन में। किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था।
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि द गवर्नर एंड ऑफ कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। देखिए इतना लंबा पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, आप लोग से पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना प्रथम बार कहाँ की थी, प्रथम फैक्ट्री सूरत में की थी, और कब की थी तो 1600 ईस्वी में की थी, और किसने की थी तो ब्रिटेन ने की थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसे 2-3 प्रश्न इसी से बन जाएगा, जैसे कि स्थापना 1600 ईस्वी में सूरत में किसने की थी, प्रथम फैक्ट्री किसने स्थापित की थी तो ब्रिटेन ने की थी, ऐसे कर दीजिएगा आप लोग। अगर पूछे कि ब्रिटेन ने 1600 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी तो सूरत में की थी, ऐसे ट्रिक लगा दीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग से तीसरा प्रश्न इस तरह से बने कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन ने जो है सूरत में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी तो 1600 ईस्वी में की थी। 3 तरह से प्रश्न बनता है, इसको याद कर लीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, तो ये देश कौन सा है, हॉलैंड। इसने स्थापना कब किया था 1602 ईस्वी में किया था। कहाँ किया था प्रथम फैक्ट्री स्थापित, मसूलीपट्टनम में किया था। बता दिए कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, अभी ऊपर में बताए हैं। नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनीज यानी डेनमार्क जो देश है इसने स्थापना 1616 ईस्वी में किया था, और भारत में प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की थी 1616 ईस्वी में। कहाँ स्थापित की थी, त्रावणकोर में, जो कि ट्रैंकोबार पहले कहा जाता था, यहाँ पे स्थापित की थी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडियस ओरिएंटलेस इसे भी कहते हैं। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी फ्रांस ने पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, सूरत में। कब किया था 1664 ईस्वी में। इसका ऐसे ही प्रश्न बनेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम। यूरोपीय व्यापारी पूछा जाए, भारत आगमन क्रम पूछा जाए तो पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, सबसे लास्ट में स्वीडिश आए। इसको ट्रिक से याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोल चुके हैं, आता है प्रश्न आएगा, आप लोग पढ़े रहेंगे तो बोलेंगे कि आता हुआ प्रश्न छूट गया। देखिए नेक्स्ट यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत में 1961 ईस्वी में भी यही गए। ठीक है, देखिए क्या हुआ, यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले कब 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था, और सबसे लास्ट में भी यही गए थे। कब गए थे 1961 ईस्वी में गए थे। पूछा जाए कि सबसे लास्ट में कौन गए तो यही गए थे। कौन गए थे तो पुर्तगाली कंपनी वाले गए थे। नेक्स्ट है किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई, तो डचों द्वारा दी गई थी ये। नेक्स्ट है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी, डचों ने की थी। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन 2 यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था, डच और अंग्रेज के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था 1759 ईस्वी में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था, अकबर था। देखिए ये सब क्या है, बीपीएससी टीचर का भी एग्जाम दीजिए ना, वहाँ से में भी प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था, अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था। कब तो 1608 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में जो कि 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में जो कि 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यही प्रश्न पूछा गया और कई लोग एग्जाम में गलत किए थे, यहाँ से कंफ्यूज हो गए थे कि 1611 है कि 1613 है। देखिए अस्थायी पूछा जाए तो 1611 बताइए आप लोग, और अस्थायी पूछा जाए तो 1613 बताइए आप लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक बात, अस्थायी पूछा जाए तो स्थान पूछा जाए तो मछलीपट्टनम रहेगा, और अस्थायी पूछा जाए स्थान में तो सूरत रहेगा, ना कि मछलीपट्टनम। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, सर जॉन चाइल्ड था। कौन था, सर जॉन चाइल्ड। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया, तो फर्रुखसियर द्वारा किया गया था महाधिकार पत्र।
1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान कर दिया था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, जो कि जैसा लग रहा है कि इनके घर का था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख शहरों के संस्थापक के बारे में देखते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन है, कई बार पूछा गया है। तो जॉब चार्नॉक था। जॉब चार्नॉक क्या था, कलकत्ता का संस्थापक। मद्रास का कौन था, फ्रांसिस डे था। फ्रांसिस डे मद्रास का था। नई दिल्ली का पूछा जाए तो एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर था नई दिल्ली का। बम्बई का था गेराल्ड आंगियार। गेराल्ड आंगियार बम्बई का था। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न इसमें से क्या है, कलकत्ता के बारे में। नेक्स्ट है यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था बिहार। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था, बिहार था। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी, तो कोलबर्ट के द्वारा। कोलबर्ट के द्वारा क्या की गई थी, 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी इसके प्रयासों से। नेक्स्ट है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी, तो ये हुई थी लुई 14वां के फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना इसके कार्यकाल में हुई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी, तो सूरत में की गई थी। कब की गई थी ये पूछा जाए तो ये 1668 ईस्वी में कर दी गई थी। तो फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में 1668 ईस्वी में की गई थी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ठीक है, डुप्ले ने। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था, पांडिचेरी में बनाया गया था। तो फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला बनवाया गया था पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर बताइए कौन था, तो फ्रांको मार्टिन था। फ्रांको मार्टिन क्या था, तो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारियों ने पराजित किया, तो थॉमस बेस्ट ने। तो पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारियों ने पराजित किया, तो थॉमस बेस्ट ने किया था। वांडीवास के युद्ध जो कि 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया, तो फ्रांस को। तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया, तो फ्रांस को पराजित किया। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था, कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। तो कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, तो अंग्रेज एवं फ्रांस के। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के मध्य से समाप्त हुआ, तो ये एक्स ला शैपल की संधि कब हुई थी, 1748 में। देखिए डेट भी पूछा जाता है इसका। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुई, तो एक्स ला शैपल की संधि से समाप्त हुई कब, 1748 ईस्वी में। अब देखते हैं कर्नाटक के युद्ध में कब हुआ, किसके मध्य हुआ और कारण क्या था, संधि कौन सी हुई जिसके कारण समाप्त हुआ। यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। देखिए क्रम क्या है, प्रथम में 1746 से 48 ईस्वी के मध्य कर्नाटक का युद्ध प्रथम बार लड़ा गया। प्रमुख कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था ये। और संधि कौन सी हुई, एक्स ला शैपल की संधि 1748 ईस्वी में हुई जिसके कारण ये समाप्त हुआ। और ये परिणाम से क्या निकला, अनिर्णित था, कोई निर्णय इसका नहीं निकला। अब कर्नाटक का द्वितीय युद्ध पूछा जाए कि कब हुआ, तो 1751 से 1755 ईस्वी के मध्य हुआ था। प्रमुख कारण इसका क्या था कि कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था ये। ठीक है, पहला क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। दूसरा क्या था, कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। संधि कौन सी हुई थी, पांडिचेरी की संधि हुई थी। कब हुई थी, 1755 ईस्वी में हुई थी। और इसका परिणाम क्या निकला, तो ब्रिटेन मजबूत स्थिति में थी इसमें। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1758 से 1763 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसका प्रमुख कारण था कि सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण इसका प्रमुख कारण था। संधि क्या थी, पेरिस की संधि हुई कब, 1763 में। और परिणाम क्या था, फ्रांस की पराजय हुई थी। अब इसमें संधि सबसे ज़्यादा पूछा था पेरिस की संधि के बारे में और एक्स ला शैपल की संधि के बारे में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडियाज रखा गया। तो ईस्ट इंडीज रखा गया। अब ये इतना बड़ा नहीं पूछा जाएगा कि क्या रखा गया, कहाँ रखा गया, पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। यहाँ से भी प्रश्न आता है, अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए देखते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो मुर्शिद कुली खां था। आई कब से कब तक कार्यकाल था इसका, 1717 से 1727 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो मुर्शिदाबाद की थी इसने।
बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खां की थी। बंगाल के अलीवर्दी खां जो गवर्नर था, इसने यूरोपियों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खियों से की थी। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी और ये बहुत बार पूछा गया, इसको इंपॉर्टेंट करिए आप लोग, वैसे सारा ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 9 फरवरी 1757 को आलमगीर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में, जो कि 23 जून 1757 को हुई थी प्लासी की युद्ध, इसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ठीक है। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर था। किसने? मीर जाफर। ठीक है, इसने जो है विश्वासघात किया था। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। ठीक है, मीर जाफर था। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत। इंपॉर्टेंट है ये। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध प्रारंभ हुआ था। आप देखिए, प्रमुख घटना एवं उनकी तिथियां याद करिए। ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई। अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। कब? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध बात करें कब हुआ? तो 12 अक्टूबर 1764 को। 12 अक्टूबर 1764 को क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। इलाहाबाद की प्रथम संधि बात करें, बहुत बार पूछा गया, तो कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि कब हुई थी? वर्ष 1773 ईस्वी को हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को बनाया था। किसको हटाकर? मीर जाफर को हटाकर। नेक्स्ट है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने, ये पूछा गया है। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब की बात करें कौन था? तो मीर जाफर था बंगाल का नवाब उस समय, बक्सर के युद्ध के समय। नेक्स्ट है, बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुआ। और यहाँ से भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि से। तो किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसीलिए कई बार पूछा गया इलाहाबाद की संधि के बारे में। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। तो इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अब देखिए, उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक के बारे में देखते हैं। राज्य दिया है, स्थापना काल दिया और संस्थापक कौन कौन है ये दिया है। तो बंगाल के जो है स्थापना काल जो है ये 1717 से 1727 ईस्वी के मध्य हुआ था। संस्थापक जो था मुर्शिद कुली खां था। हैदराबाद में जो है उत्तर मुगल कालीन राज्य का संस्थापक था 1724 ईस्वी में इसकी स्थापना काल था। और निजाम उल मुल्क था जो कि चिनकिलीज खां से भी कहते थे। तो ये हैदराबाद के मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक था। भरतपुर की बात करें तो 18वीं शताब्दी में हुआ था इसका। ये चूड़ामन और बदन सिंह इसके संस्थापक माने जाते हैं। कर्नाटक का बात करें तो 18वीं शताब्दी में हुआ था। और कौन सा संस्थापक? सादत उल्ला खां था। अवध का बात करें तो 1722 से 24 ईस्वी के मध्य हुआ था। सादत खां यानी बुरहान उल मुल्क इसका नाम था, इसने किया था। जयपुर की बात करें तो 18वीं शताब्दी में इसका भी हुआ था। सवाई राजा जयसिंह थे इसके संस्थापक। रुहेल पठान का तो 18वीं शताब्दी में हुआ था, तो मोहम्मद खां बंगस के द्वारा। मैसूर में किया गया था 18वीं शताब्दी में हैदर अली के द्वारा। ये सब देख लीजिए, उतना मतलब इतना महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, कर्नाटक हो गया। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1842 से 44 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चैप्टर क्या क्या, क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर देखते हैं। ये
सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। कब संस्थापक हुआ, मतलब कब हुआ था? 1799 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी सिख साम्राज्य की। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह किस मिशन से संबंधित? सुखचरिया मिशन से सम्मिलित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ है? तो लाहौर स्थित थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाहसुजा से। किसे? शाहसुजा से प्राप्त किया था इन्होंने। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य संपन्न हुई थी। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। नेक्स्ट है, वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? लाहौर की संधि। बहुत महत्वपूर्ण। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुई? लाहौर की संधि। कब हुई थी? 1846 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी बात करें कौन था? तो खड़क सिंह था। कौन था? खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी। महत्वपूर्ण संधियां देखते हैं। पुरंदर की संधि बहुत बार पूछा गया है, तो कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। बड़गांव की संधि हुई थी 1779 ईस्वी में। शालबाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। देवगांव की संधि हुई थी 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 ईस्वी में। पूना की संधि की बात करें 1817 में हुई थी। लाहौर की संधि बहुत महत्वपूर्ण 1806 ईस्वी में हुई थी। अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के। 13 जनवरी 1849 को हुई चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह था सिख साम्राज्य का अंतिम शासक। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था भारत का गवर्नर जनरल। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? हैदर अली के द्वारा की गई थी। आप देखते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष, यहाँ से भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। युद्ध से पूछा जाए तो यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य। ये मैसूर शासक के मध्य हुआ था। हैदर अली मैसूर का शासक था। बंगाल का गवर्नर उस समय था लॉर्ड वेरेलस्ट। संधि हुई थी मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। विशेष इसमें क्या था? हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। ठीक, ये प्रश्न पूछा जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 ईस्वी के मध्य। मैसूर का शासक उस समय हैदर अली था। वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का गवर्नर। और संधि हुई थी मंगलौर की संधि जो कि 1784 में हुई थी। और इसमें विशेष बात यह है कि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 ईस्वी के मध्य। टीपू सुल्तान क्या था? मैसूर का शासक था उस समय। लॉर्ड कॉर्नवालिस था बंगाल का गवर्नर। और श्रीरंगपट्टनम की संधि जब हुई 1792 ईस्वी में तभी समाप्त हुआ। ठीक है, इसमें टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी इस समय। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था 1799 ईस्वी में, तो टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। मैसूर का शासक था। लॉर्ड वेलेजली जो था बंगाल का गवर्नर था। मैसूर सहायक संधि इस समय हुई थी और टीपू सुल्तान की मृत्यु इस समय हुई थी। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना अंग्रेजों ने वाडियार वंश के संस्थापक के सहायक संधि की थी इनसे। किससे? वाडियार वंश के शासक से। अब देखिए, सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आप देखिए चैप्टर नेक्स्ट आ गया ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां। देखिए, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? तो इलाहाबाद की संधि से प्रारंभ हुआ, जबकि कब हुआ था इलाहाबाद की संधि? 1765 में। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को मानते हैं।
वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त था? सत्येंद्र नाथ टैगोर को था। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग के बारे में देखते हैं। तो आयोग दिया, वर्ष दिया, गवर्नर जनरल दिया है। तो एचिन्स आयोग जो है वर्ष 1886 में, गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, इससे संबंधित आयोग था। इस्लिंगटन आयोग जो होता 1912 में, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय क्या था? इसका गवर्नर जनरल था। ली आयोग सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। ली आयोग 1923 में इसका स्थापना और आयोग बना था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा ज़्यादा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट है, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। एक प्रश्न ऐसे भी बनता कि साम्राज्य विस्तार की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद। कब स्वीकारी गई थी इसके द्वारा? तो 1798 ईस्वी में। व्यवगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। राज्य हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कौन सा अधिग्रहित किया गया था राज्य? सतारा 1848 में। उसके बाद जैतपुर 1849 में, संबलपुर 1849 में, उसके बाद बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 रहेगा, 1852 में उदयपुर, और झांसी को किया गया था 1853 में। उसके बाद नागपुर को 1854 में, उसके बाद अवध को 1856 में। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अवध के बारे में और पहिला के बारे में, सतारा के बारे में। आप देखिए नेक्स्ट, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से। किस गवर्नर जनरल को कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? तो स्ट्रेची आयोग का, जो कि 1880 ईस्वी में भारत का प्रथम अकाल आयोग ये था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को मानते हैं। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, देखिए इंपॉर्टेंट है। नेपाल में 1816 में हुआ था, तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। गवर्नर जनरल कहिए या वायसराय कहिए। सिंध में तो 1843 में लॉर्ड एलनबरो इस समय था वायसराय यहाँ का। भूटान में 1865 में लॉर्ड लॉरेंस था। बर्मा में 1885 में, जो कि लॉर्ड डफरिन था। ये बर्मा का इंपॉर्टेंट है बस। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया गया है कि 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी जो है भारत का गवर्नर जनरल था। कब से कब तक था? 1848 से 1856 ईस्वी के मध्य तक ये था गवर्नर जनरल। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आ गए, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इसको आप लोग। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी कहा जाता है इसे, दादा भाई नौरोजी ने दिया था ये थ्योरी। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक बताइए? दादा भाई नौरोजी हैं। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पाम दत्त हैं। वर्ष 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जे एन टाटा के द्वारा की गई थी टिस्को की स्थापना। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पंस एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित हुई थी? तो कावसजी डाबर के द्वारा।
नेक्स्ट है वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो सेरामपुर में जो कि पश्चिम बंगाल में यहीं पे किया गया था। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ? तो 1833 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पर्डिकर ने 1765 से 1772 ईस्वी के मध्य काल को डाकू राज कहा था। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख कृषि पद्धति, इसके बारे में देखिए। 3 कटिया पद्धति क्या है? तो इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण यानी बिहार का जो चंपारण है, इस प्रथा के अंतर्गत इसके किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था 3 कटिया पद्धति में। ददनी प्रथा क्या थी? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों जो कहते यानी शिल्पकार जिसे कहते हैं आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। और दिया क्या है इसमें? ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के या जमींदारी बंदोबस्त का ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में आया था 1793 में। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक था ये इसका विस्तार। समस्त ब्रिटिश भारत का 19% भाग में विस्तारित था। ये क्या था? भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को दिया जाना था इसमें, और इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। ठीक है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा था? इसका प्रभाव पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन भी हुआ, कृषकों की दरिद्रता इसमें आई, कृषि में ठहराव तथा अवनति हुई, और पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ। इसमें कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था। आप देखिए रैयतवाड़ी प्रथा में क्या हुआ? टॉमस मुनरो के कार्यकाल में हुआ 1820 में। अब ये कहाँ विस्तारित हुआ? बम्बई, मद्रास, असम में समस्त ब्रिटिश भारत का ये 51% क्षेत्र पर विस्तारित हुआ था। भूमि का मालिक किसान था इसमें। ठीक है, कौन था? किसान। इसमें क्या था? ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? किसान की होती थी। इसमें कर की दर कितना था? 33% से 55% कर का दर था। अब इसमें देखिए इसका प्रभाव भी वही पड़ा जो अभी बताए हैं। नेक्स्ट देखिए होल्ट मैकेंजी के कार्यकाल में 1822 ईस्वी में महालवाड़ी प्रथा चलाई गई थी। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में विस्तारित हुआ। समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भाग में विस्तार था इसका। भूमि पर गांव का अधिकार इसमें था। भूमि पर किसका अधिकार था? गांव का अधिकार। इसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की होती थी। कर की दर इसमें कितनी थी? 60% थी। कितनी? 60%। इसके पहले कितनी थी? 33 से 55% थी। इसका प्रभाव भी देख सकते हैं, बता चुके हैं। अब देखिए वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी थी। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसके संबंधित था? तो भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित था। भारत में रेलवे का जनक बताइए कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा यानी फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। अब नेक्स्ट चैप्टर देखिए 1857 की क्रांति। ये कोई भी एग्जाम दीजिए 1-2 प्रश्न यहाँ से आता है। देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। 34वीं रेजिमेंट की सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो बैरकपुर में, जो कि पश्चिम बंगाल में, यहीं पे विद्रोह किया था। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी था प्रतीक पूछा जाता है। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना ये था। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल की बात करें, कौन था? लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या किस क्षेत्र से थे? तो अवध से थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में।
रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता बताइए कौन था? दीवान मनीराम दत्त था। फैजाबाद के विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था? तो मौलवी अहमदुल्लाह के। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे को, जो कि रामचंद्र पांडुरंग इनका नाम था। ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो बख्त खां को किया था सेनापति नियुक्त। अब देखिए 1857 की ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता कौन कौन थे? ये देखिए, दिल्ली में जो हुआ था बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खां, जो कि सैन्य नेतृत्व किया था इसने बख्त खां। बहादुर शाह द्वितीय क्या रहता है? विद्रोह की तिथि थी 4 जून 1857 को। अब दमनकर्ता कौन था? तो कॉलिन कैंपबेल था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, झांसी एवं ग्वालियर, इसमें कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे ने ग्वालियर में किया था और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। विद्रोह की तिथि थी 4 जून 1857 और जनरल ह्यूरोज ने दमनकर्ता किया था। दमनकर्ता के रूप में जाना था जनरल ह्यूरोज को। कानपुर में किसने किया था? नाना साहेब। तात्या टोपे। सैन्य नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। और विद्रोह नेता कौन था? नाना साहेब थे। ये विद्रोह की तिथि थी 5 जून 1857 को। दमनकर्ता कौन था? कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद में कौन किया था? लियाकत अली ने किया था 6 जून 1857 को। कर्नल नील था इसका दमन करता। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह जो विद्रोही नेता थे, ये क्या कि जून 1857 में हुआ था। यहाँ पे कर्नल नील ने दमन किया था इसका। जगदीशपुर में कुंवर सिंह और अमर सिंह के द्वारा किया गया था, 12 जून 1857 को हुआ था। और विलियम टेलर व विसेंट ऑयर ने इसका दमन किया था। बरेली में खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था जून 1857 में। विसेंट आयर क्या था? इसका दमन करता था। फतेहपुर में अजीमुल्ला के द्वारा किया गया था 1857 ईस्वी में। जनरल रेनॉल्ड क्या था? इसका दमन करता था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को की थी। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो मिर्जा गालिब थे। भारत के शिक्षित मध्यवर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां थे। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा की गई थी। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें देखिए, पुस्तक दिया और लेखक दिया। तो द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक का लेखक कौन है? अशोक मेहता है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर हैं। ये बहुत बार पूछा गया है। 1857 के लेखक कौन है? S.N. सेन है। सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के लेखक हैं R.C. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी के लेखक हैं T.R. होम्स। रिबेलियन 1857 के लेखक हैं P.C. जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वीर सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउट्रम एवं W. टेलर ने दी थी इसको। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसके द्वारा की गई थी? तो R.C. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो S.N. सेन थे। नेक्स्ट है, 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत क्या क्या था? इतिहासकार के बारे में देखिए, मत क्या था उनका, ये देखिए। डॉक्टर S.N. सेन का मत था जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता का कथन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वी.डी. सावरकर का कथन है कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर R.C. मजूमदार का कथन है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। जॉन लॉरेंस का जो था
सर फर नहीं कहते हैं। जॉन लॉरेंस जो थे, इसका कथन क्या था? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिजरायली का कथन क्या था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन का जो था मत, 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी आर होम्स का जो कथन था, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम का जो कथन था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था, जो कि सबसे ज़्यादा ये फूट डालने का कार्य किया था इस कथन करके। नेक्स्ट रीच का जो कथन था, यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली ही पुरुष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर आ गया प्रमुख किसानों एवं जनजातीय विद्रोह। यहाँ से 1-2 प्रश्न भी आता है। देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? पटना था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो नील विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1859 से 60 ईस्वी के मध्य हुआ था। आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा के नाम से किसने कहा था? तो बिरसा मुंडा। नेक्स्ट संथाल विद्रोह की 1855 से 56 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसका नेतृत्व जो है सिद्धू एवं कानू ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में हुल विद्रोह पूछा जाए तो यही विद्रोह है, संथाल विद्रोह को ही कहते हैं। वंदे मातरम गीत की रचयिता की बात करते कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अब देखिए सन्यासी विद्रोह की बात करें तो इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया? तो आनंद मठ में किया गया है। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 21 ईस्वी के मध्य हुआ था। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह को नेता कौन था? इसके सुरेंद्र साई थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया। कुका आंदोलन की बात करें किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। कब? 1840 से 1872 ईस्वी के मध्य तक ये चला था कुका आंदोलन। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से संबंधित है उलगुलान विद्रोह। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक की बात करें दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था शेरपुर से गारो पहाड़ी तक। फरायजी विद्रोह का नेता जो है कौन था? दादू मियाँ। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में। मुंगेर के बड़ैया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापस की मांग। कोल विद्रोह की बात करें 1831 ईस्वी के 1832 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का तो बुद्धू भगत ने किया था। मानव बलि प्रथा जो कि मोरिया जिसे कहते हैं, इसका निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ था। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया? तो मेजर बारो को किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। प्रमुख जनजाति विद्रोह देखते हैं। यहाँ से 1-2 प्रश्न भी आता है। देखिए चुआर विद्रोह जो हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? तो 1768 ईस्वी में हुआ था। ठीक। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे? तो नानभूम व वीरभूम थे जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं चुआर विद्रोह के समय। हो विद्रोह देखिए इसके बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो चुआर विद्रोह हो विद्रोह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेतृत्वकर्ता कौन थे हो विद्रोह के? तो राजा पराहत। ठीक। ये वर्ष 1820 में 1822 में और 1832 में भी ये हुआ था। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि ऑप्शन में ये नहीं दिया जाएगा, डेट इसका कम ही पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और आंसर गलत होने का संभावना रहता है इसलिए। अब ये देखिए क्षेत्र जो थे प्रभावित सिंहभूम व छोटा नागपुर क्षेत्र था। अब भील विद्रोह के बारे में देखते हैं। तो देखिए भील विद्रोह सेवाराम और त्र्यंबक के नेतृत्व में हुआ था। 1818 से 1848 ईस्वी के मध्य चला था और ये खानदेश में हुआ था क्षेत्र में। खासी विद्रोह जो हुआ था राजा तीरथ सिंह मुकुंद सिंह और बारमानी के नेतृत्व में हुआ था। 1829 से 32 ईस्वी तक के मध्य चला था। ये खासी पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था जो कि असम और मेघालय में पड़ता है। ठीक, सीमा पर पड़ता है। कोल विद्रोह के बारे में देखिए बुद्धो भगत व गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था कोल विद्रोह जो कि 1831 से 32 ईस्वी के मध्य हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र इससे प्रभावित क्षेत्र था। रंपा विद्रोह में देखिए तो ये हो जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू, ये क्या हैं? तो ये नेतृत्व करता है रंपा विद्रोह के। 1879 ईस्वी में जो वर्ष में हुआ था ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र इससे प्रभावित था। ठीक, खोंड विद्रोह हुआ था चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में 1846 से 48 ईस्वी के मध्य। फिर एक बार उभरा तो 1855 ईस्वी के मध्य हुआ।
फिर ये हुआ था खोंडमल जो कि उड़ीसा में, ये क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ खोंड विद्रोह से। संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कई बार, तो सिद्धू व कान्हो के नेतृत्व में हुआ था 1855-56 में, ये भी पूछा जाता है। डेट इसका वो कई बार पूछा गया एग्जाम में। कहाँ हुआ था? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र इससे जो है प्रभावित था, पश्चिम बंगाल में जो पड़ता है। नेक्स्ट देखिए मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा जो है इससे नेतृत्व करता थे। 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य हुआ था ये मुंडा विद्रोह, भी पूछा गया कई बार। छोटा नागपुर क्षेत्र इससे प्रभावित था। भील विद्रोह के बारे में बात करते, दौलत सिंह जो थे इसके नेतृत्व करता थे। 1914 से 1915 ईस्वी के मध्य भील विद्रोह हुआ था। ये बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जो होता है दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र, वहाँ पर प्रभावित क्षेत्र था ये। ठीक, देखिए पाबना विद्रोह के बारे में देखें तो ये 1873 से 76 ईस्वी के मध्य हुआ था और इसके प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो केरल में किया था। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो कोल्हापुर था। ठीक, जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष 1874 में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बात करें तो केरल में हुआ था, जो कि मालाबार तट पर हुआ था। मोपला विद्रोह के बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह, जो कि 1828 से 1835 ईस्वी के मध्य हुआ था। अहोम विद्रोह ये किस राज्य से संबंधित था? तो ये असम से संबंधित था। देखिए राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। बिरसा मुंडा ने केशरवाद की स्थापना पर बल दिया था। अब देखिए किसान या नागरिक विद्रोह के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब में जो हुआ था कूका विद्रोह हुआ था, जो कि 1840 से 1872 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेतृत्व किया था भगत जवाहर मल के द्वारा और बालक सिंह के द्वारा और राम सिंह कूका के द्वारा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं गुजरात में हुआ था कच्छ विद्रोह, जो कि 1816 में हुआ था। नेतृत्व किए थे भारतमल व झरेजा ने किया था। उसके बाद बघेरा युद्ध भी हुआ था, बघेरा विद्रोह का ये 1818 में हुआ था। उसके बाद महाराष्ट्र में आइए तो गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में 1844 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? बाबाजी अहिरेकर। किसने? बाबाजी अहिरेकर ने किया था। गडकरी जो है मराठा किले के संरक्षक थे उस समय। अब उसके बाद देखिए पश्चिमी घाट में कौन कौन सा हुआ था? तो रामोसी विद्रोह हुआ था, जो कि 1822 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? चित्तर सिंह ने। वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था पश्चिमी घाट में। फिर देखिए कित्तूर विद्रोह, जो कि 1824 से 1829 के मध्य हुआ था। नेतृत्व किया था चेन्नम्मा व रयप्पा ने किया था। कर्नाटक की बात हो रही है। और उसके बाद आइए तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो हुआ था पॉलीगरों का विद्रोह, जो 1801 में हुआ था। नेतृत्व किया था किसने? काटवा मन्ना ने किया था। और उसके बाद गंजाम विद्रोह हुआ था, जो कि 1800 से 1805 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्व किया था श्री करभंज ने। किसने? श्री करभंज ने किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो हुआ था रंपा विद्रोह हुआ था और चेंचू आदिवासी आंदोलन हुआ था। सबसे ज़्यादा रंपा विद्रोह के बारे में पूछा जाता है इसमें आंध्र प्रदेश में जो हुआ था, तो 1879 में हुआ था। नेतृत्व किया था सीताराम राजू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पूर्वी गोदावरी में कोया विद्रोह हुआ था, जो कि 1879 से 80 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेतृत्व किया था टोम्मा सोरा ने। किसने? टोम्मा सोरा ने। उड़ीसा में देखते हैं खोंड विद्रोह हुआ था, जो 1837 में हुआ था। नेतृत्व किया था चक्र बिसोई ने। पाइका विद्रोह था 1817 में। नेतृत्व किसने किया था? बक्सी जगबंधु ने। उसके बाद संबलपुर विद्रोह हुआ था 1833 से 62 ईस्वी के मध्य तक। नेतृत्व किया था सुरेंद्र शाही ने। देखिए जिसका ज़्यादा गैप है उसमें डेट में, तो उसको डेट नहीं पूछा था एग्जाम में, ज़्यादातर पूछा था किसके नेतृत्व में हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पश्चिम बंगाल में, इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था, जो कि 1770 याद रखिएगा। सन्यासी विद्रोह स से सन्यासी, स से 1770 ऐसे याद रखिए। नेतृत्व किसने किया था? सन्यासी द्वारा, जो कि गिरी संप्रदाय के थे, इनके द्वारा किया गया था। फकीर विद्रोह भी हुआ था 1776 में, जो कि नेतृत्व किया था मजनू शाह चिराग ने। फिर उसके बाद पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1813 में, जो कि नेतृत्व किसने किया था? करम शाह और टीपू मीर ने किया था। इस सबसे ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है पागलपंथी विद्रोह के बारे में। उसके बाद फराजी विद्रोह हुआ था 1820 में, जो कि नेतृत्व किया था दादू मियाँ ने। ये भी कई बार पूछा गया है। उसके बाद भूमिज विद्रोह हुआ था 1833 में। कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा ये। उसके बाद देखिए झारखंड। झारखंड में कौन कौन सा हुआ था? जो भी झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये।
कोल विद्रोह था 1831 में, नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किया था। उसके बाद संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये है। नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू ने किया था। फिर उसके बाद खैरवार विद्रोह हुआ था जो कि 1874 में हुआ था। उसके बाद मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 में। फिर ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 में, जो कि नेतृत्व किया था जतरा भगत ने। फिर युआन हुआ जुआंग विद्रोह हुआ था जो कि 1867 से 68 ईस्वी के मध्य हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? रन नायक ने किया था। अब बिहार का देखिए, बिहार में जो चेरो विद्रोह हुआ 1801 में, नेतृत्व किया था भूषण सिंह ने। उसके बाद बहावी विद्रोह भी हुआ था जो कि 1830 से 60 ईस्वी तक हुआ था। नेतृत्व किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। किसने? बरेलवी ने। अब देखते हैं असम में कौन सा हुआ था। अहोम विद्रोह और खासी विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 में। नेतृत्व किया था इनने गोमधर कुंवर ने। खासी विद्रोह हुआ था 1828 से 1833 ईस्वी के मध्य। नेतृत्व किसने किया था? राजा तीरथ सिंह ने किया था। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कहाँ पे हुआ था? असम में। असम में अहोम खासी, असम, अहोम खासी, असम। ऐसे याद कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं आप लोग। उसके बाद नागालैंड में नागा विद्रोह हुआ था जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? रानी गैंडीन्यूल ने किया था। ठीक है, नागालैंड में। उसके बाद मणिपुर में हुआ था कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह मणिपुर में हुआ था, ना कि कुका विद्रोह, याद रखिएगा। कुकी विद्रोह है ये 1917 में हुआ था। कितना अच्छे से इसको बताया गया है इस बुक में, बहुत अच्छा लगा ये। आप लोग इसको जरूर रिवीजन करिएगा, यहाँ से गलत नहीं होगा। मैप से याद करेंगे तो ज़्यादातर अच्छा रहेगा। अब देखिए, गोगिनेनी रंगा बायकुल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, संसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। देखिए, इसको क्या करिए ना, आप लोग एक कॉपी पे नोट्स इसका बना लीजिए। जितना ये है, जितना ये विद्रोह है, तो कहीं से बार बार जब एग्जाम देने जाइए तो कहीं से और नहीं पढ़ने का रहेगा, यहीं से पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा आप लोग का सही, अच्छा खासा क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप देखते हैं हम लोग विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में देखते हैं। आंदोलन दिया, प्रभावित क्षेत्र दिया, नेतृत्व किसने किया, कारण क्या थे उसके आंदोलन के। तो मोपला विद्रोह प्रथम चरण में हुआ था 1836 से 1854 ईस्वी के मध्य। मोपला विद्रोह एक क्या प्रभावित क्षेत्र था? मालाबार प्रभावित क्षेत्र इससे था। नेतृत्व किसने किया था? KN हाजी ने नेतृत्व किया था मोपला विद्रोह का। ये कारण इसका था कि अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई थी, इसलिए मोपला विद्रोह स्टार्ट हुआ था। उसके बाद देखिए नील विद्रोह। नील विद्रोह बंगाल क्षेत्र में प्रभावित है। इससे 1859 से 60 ईस्वी के मध्य हुआ था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास क्या थे? इसके नेतृत्व करता थे। कारण क्या था? कि यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, यही कारण था, इसलिए नील विद्रोह हुआ था। अब उसके बाद देखिए पाबना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी के मध्य हुआ था, जो कि बंगाल क्षेत्र से प्रभावित था पाबना विद्रोह से। अब ईश्वर चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय, ये क्या थे? तीनों लोग नेतृत्व करता थे। ऑप्शन में एक लोग का नाम दे तभी भी सही है, तीनों लोग का दे तो भी सही है। तीनों लोग का अगर नाम देगा तो एक ऑप्शन में रहेगा कि इनमें से सभी, या रहेगा कि दूसरा गलत नाम, मतलब चौथा वाला ऑप्शन गलत दे देगा, तो उसमें टिक लगाना रहेगा इसमें कौन सा गलत है, तो चौथा गलत हो जाएगा और तीनों सही रहेगा। ठीक है, ऐसे दिया रहता है। अब इसमें कारण क्या था इस पाबना विद्रोह का? तो अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली था। अब दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1874 से 75 ईस्वी के मध्य हुआ था। महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, शोलापुर व सतारा जिले से प्रभावित थे। बाबा साहब देशमुख क्या थे? नेतृत्व करता थे। रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि हुई, यही इसका कारण था। चंपारण सत्याग्रह देखिए 1917 में बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। चंपारण और रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, ये सब बिहार के क्षेत्र थे, ये सब प्रभावित थे। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था और तीनकठिया प्रणाली के विरोध में ये प्रारंभ हुआ था चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह देखिए 1918 में हुआ था। ये खेड़ा गुजरात के खेड़ा में हुआ था। महात्मा गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल जी इससे क्या थे? नेतृत्व करता थे। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना था, यही कारण इसीलिए खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अवध किसान आंदोलन 1920 में जो हुआ था, इसके नेतृत्व करता थे प्रताप, नहीं ये क्षेत्र देखिए, क्षेत्र क्या है? प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद, ये क्या था? प्रभावित क्षेत्र था अवध किसान आंदोलन से। इसके जो नेतृत्व करता थे झिंगुरी लाल सिंह थे और बाबा रामचंद्र थे। अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू, अवध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी हुई थी, इसीलिए यह आंदोलन शुरू हुआ। अब एक आंदोलन देखिए 1921 से 22 ईस्वी के मध्य हुआ था। ये बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर, ये क्या था? ये प्रभावित क्षेत्र था इसे एक आंदोलन से। और मदारी पासी क्या थे? इसके नेतृत्व करता थे। लगान में वृद्धि हुई, इसीलिए एक आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह, जो कि द्वितीय चरण मोपला विद्रोह का हुआ 1921 में। मालाबार तट पर हुआ था ये। अली
मुदलियार क्या थे, इसके नेतृत्व करता थे। अधीर लगान व बेदखली के कारण ये स्टार्ट हुआ। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, बहुत बार पूछा जाने वाला है। सूरत का बारदौली तालुका क्षेत्र में ये प्रभावित हुआ। और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे इसके, तो इसके नेतृत्व करता थे। लगान में बढ़ोतरी के कारण ये शुरू हुआ। नेक्स्ट है पंजाब में किसान आंदोलन, जो कि 1930 से 40 ईस्वी के मध्य हुआ था। ये जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर और लैलपुरा, शेखपुरा, ये सब प्रभावित क्षेत्र इससे थे। सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह और मास्टर हरि सिंह बाबा, ये क्या थे, ये बाबा अलग हो जाएंगे। तो ये सभी लोग नेतृत्व करता थे इसके। भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तात्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण व नहर कर में वृद्धि, ये सब क्या था, प्रमुख कारण थे पंजाब में किसान आंदोलन जब हुआ था। तेभागा आंदोलन देखिए 1946 ईस्वी में हुआ था, जो कि दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना, ये सब क्या थे, प्रभावित क्षेत्र इससे थे तेभागा आंदोलन से। इसमें नेतृत्व करता थे कंपा राम सिंह, भवन सिंह, ठीक है, ये क्या थे, इसके जो है तेभागा आंदोलन का नेतृत्व करता थे। बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे, यही प्रमुख कारण इसका बना था तेभागा आंदोलन का। तेलंगाना आंदोलन देखिए 1946 से 51 ईस्वी के मध्य तक हुआ था। तेलंगाना क्षेत्र प्रभावित था इसे। सामूहिक नेतृत्वकर्ता में कौन थे, सामूहिक नेतृत्व था, सबका प्रधान था इसमें नेतृत्व। निजाम जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध ये संघर्ष था, इसलिए तेभागा आंदोलन शुरू हुआ। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट चैप्टर है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। यहाँ से प्रश्न आता है, देखिए सारा चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक, सारे जगह से प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिए, 2-3 बार रिवीजन करिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा है तो मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी मदरसा की स्थापना। वर्ष 1784 था, इसमें कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये यहाँ से कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जोनाथन डंकन ने की थी। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, तो चार्टर अधिनियम जो 1813 आया था उसके अनुसार। नेक्स्ट है आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है, तो ये है भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो ये थे ऑकलैंड। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे, तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी, तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से प्रारंभ हुई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। नेक्स्ट है किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो वुड घोषणा पत्र को, जो कि 1854 में आया था। ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा पूछा गया कई एग्जामों में। नेक्स्ट देखिए वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो 1857 में की गई थी। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी, माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी, तो डी.के. कर्वे के प्रयासों से की गई थी। ये 66 की 67 बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी, तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट है वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई,
तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जेम्स थॉमसन की। प्रमुख शिक्षा आयोग के बारे में देखिए, समिति दिया है या आयोग रहेगा, वर्ष किस वर्ष में हुआ था ये, गवर्नर जनरल या वायसराय उस समय कौन था ये बताना है आपको। चार्ल्स वुड डिस्पैच ये कब आया? तो 1854 में बना था। लॉर्ड डलहौजी इस समय वायसराय था। हंटर आयोग की बात करें तो 1842 ईस्वी में ये हंटर आयोग आया लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। रैले आयोग जो विश्वविद्यालय आयोग था जो है, तो ये रैले आयोग 1902 में आया लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। सैंडलर आयोग की बात करें तो 1917 में आया था जो कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। इंच कैप आयोग जो 1923 में आया था लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। हार्टोंग समिति जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, ये 1929 में आया था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। लिंडसे आयोग जो आया था प्रौढ़ शिक्षा के बारे में था इसमें, तो ये 1929 में आया था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। सार्जेंट आयोग जो बना 1944 में बना था, ये लॉर्ड वेबल के कार्यकाल में। राधाकृष्ण आयोग जो बना 1948 में बना लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा से। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, ये देखिए नेक्स्ट चैप्टर आ गया। आधुनिक भारत में जो है प्रेस का विकास कैसे हुआ, क्या हुआ। देखिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो वर्ष 1780 में, जो कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक था नवीन चंद्र राय थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा की गई। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। रामनंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो कलकत्ता से होती थी। वर्ष 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा था। किसको प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? रिपन को। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक जी थे। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने किया था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियाट था। क्या था? हिंदू पेट्रियाट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? तारकनाथ दास ने किया था। कानपुर में प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो राजा राम मोहन राय के। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया? तो स्टेट्समैन का। नेक्स्ट है, वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। हरिजन पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। लिटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 1878 ईस्वी में लगा दिया गया। नेक्स्ट, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? तो लाहौर से। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? तो अरविंद घोष का है। नेक्स्ट, किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया? तो ये पायनियर। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका का संपादन कौन किया था? के रामकृष्ण पिल्लै ने किया था। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ? पटना से हुआ था इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। नेक्स्ट, अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था।
अब देखिए प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं के बारे में देखते हैं। देखिए पत्र पत्रिका दिया, प्रकाशन वर्ष दिया, संस्थापक कौन थे, स्थान कहाँ पे, यहाँ पे प्रकाशन हुआ किस स्थान से और भाषा कौन सी थी। ये देखिए बंगाल गजट जो है ये प्रकाशन वर्ष इसका 1780 है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है इसका संस्थापक था बंगाल गजट का। ये कलकत्ता में हुआ था, इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में थी। बंगाल गजट देखिए एक बार और आया 1816 में, जो कि गंगाधर भट्टाचार्य इसके संस्थापक थे। कलकत्ता से ये प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी भाषा में था। समाचार दर्पण जो 1818 में है, मार्समैन इसका संस्थापक था। कलकत्ता में प्रकाशित हुआ, बंगाली भाषा में। दिग्दर्शन जो है 1818 में आया था, मार्समैन इसका क्या था, संस्थापक था। कलकत्ता में प्रकाशित हुआ, बंगाली भाषा में भी था। संवाद कौमुदी की बात करें 1821 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष इसका था, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। कलकत्ता में इसका प्रकाशन हुआ, बंगाली भाषा में भी था। मिरातुल अखबार के बारे में बात करें तो 1822 में आया था, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। कलकत्ता में प्रकाशित हुआ, फारसी भाषा में था। बॉम्बे समाचार के बारे में बात करें तो 1822 ईस्वी में इसका प्रकाशित वर्ष था। फरदून जी मर्जबान क्या थे, इसके संस्थापक थे। बम्बई में प्रकाशित हुआ, गुजराती भाषा में। बंगदत्त जो है ये समाचार पत्र 1830 में आया था, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर के द्वारा प्रकाशित किया गया। कलकत्ता में प्रकाशित हुआ, बंगाली भाषा में था। जामे जमशेद ये 1831 में प्रकाशित हुआ। पीएम मोतीबाला है, मोतीलाल नहीं रहेगा। तो जामे जमशेद पीएम मोतीबाला के संस्थापक इसके हैं ये। और वर्ष 1831 में हुआ था, बम्बई में हुआ था, फारसी भाषा में था। नेक्स्ट है राष्ट्रगोप्तार का ये 1851 में प्रकाशित वर्ष है इसका। दादा भाई नौरोजी के द्वारा संस्थापक इसके हैं। बम्बई में प्रकाशित हुआ, गुजराती भाषा में था ये। सत्य प्रकाश बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो 1852 में प्रकाशित हुआ। करसोनदास मूलजी के द्वारा संस्थापक इसके हैं। अहमदाबाद में प्रकाशित हुआ, गुजराती भाषा में। हिंदू पेट्रियार्ट के बारे में देखिए 1853 में प्रकाशन वर्ष है इसका। गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, कलकत्ता में ये प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी भाषा में। सोम प्रकाश के बारे में देखिए 1859 में हुआ, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संस्थापक थे। कलकत्ता में प्रकाशित हुआ, बंगाली भाषा में था। इंडियन मिरर की बात करें तो 1861 में प्रकाशन वर्ष है इसका। देवेंद्र टैगोर और मनमोहन घोष के संस्थापक थे इसके। कलकत्ता में प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी भाषा में हुआ था। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में देखिए 1861 वर्ष इसका प्रकाशित वर्ष है। अंग्रेजी प्रेस के द्वारा ये प्रकाशन हुआ और बम्बई में प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी भाषा में। इंदु प्रकाश की बात करें तो 1862 में प्रकाशित हुआ। जस्टिस रनाडे क्या था इसका संस्थापक थे। बम्बई में प्रकाशित हुआ, मराठी भाषा में। नेटिव ओपिनियन 1864 में प्रकाशित हुआ। वीएन मांडलिक के द्वारा संस्थापक इसके थे। बम्बई में प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी भाषा में। पायनियर जो हुआ था ये 1865 में प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया गया था, इलाहाबाद में, जो कि अंग्रेजी भाषा में था। उसके बाद कवि वचन सुधा ये प्रकाशित हुआ 1867 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वाराणसी में और हिंदी भाषा में। अमृत बाजार पत्रिका जो है 1868 में प्रकाशित हुआ, मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा। कलकत्ता में, बंगाली भाषा में। मद्रास मेल की बात करते हैं तो 1868 है, इसमें प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा, मद्रास में, अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद बंग दर्शन की बात करते हैं 1873 में प्रकाशित हुआ, बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा, और कलकत्ता में प्रकाशित हुआ, बंगाली भाषा में। उसके बाद देखिए द ट्रिब्यून के जो है पत्रिका ये 1861 में प्रकाशित हुआ। सर दयाल सिंह मजीठिया के संस्थापक थे इसके। लाहौर में हुआ था, अंग्रेजी भाषा में। हिंदी प्रदीप की बात करें तो 1877 इसका प्रकाशित वर्ष था। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा वाराणसी में किया गया था, हिंदी भाषा में। हिंदू की बात करें तो 1878 में वी राघवाचारी के द्वारा मद्रास में किया गया था, अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद देखिए बंगाली पत्रिका जो थी 1879 में हुआ था, एस.एन. बनर्जी के द्वारा, कलकत्ता में, अंग्रेजी भाषा में। बंगवासी जो 1881 वर्ष में प्रकाशित हुआ, जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा, कलकत्ता में, बंगाली भाषा में। मराठा की बात करें तो 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बम्बई में, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। केसरी की बात करें तो 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बम्बई में, मराठी भाषा में ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया की बात करें तो 1890 में प्रकाशित हुआ, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, बम्बई में, अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की बात करें तो 1899 में सचिदानंद सिन्हा के द्वारा, दिल्ली में, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। इंडियन रिव्यू की बात करें तो 1900 में जी.एन. नटेशन के द्वारा, मद्रास में, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। इंडियन ओपिनियन जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1903 में महात्मा गांधी जी के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका में, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ।
उसके बाद इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ। ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा सब। युगांतर के बारे में पूछा गया। युगांतर जो 1906 में भूपेंद्र दत्त और बारेंद्र घोष के द्वारा कलकत्ता में बंगाली भाषा में। उसके बाद देखिए वंदे मातरम। वंदे मातरम 1909 में लाला हृदयलाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा पेरिस में अंग्रेजी भाषा में। प्रताप देखिए 1910 में, किसमें 1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर में हिंदी भाषा में प्रकाशित किया गया था। ये सब याद रखिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। ये सब स्पेक्ट्रम जो लोग पढ़े होंगे उसमें सब लोग चैप्टर ये सब पढ़े होंगे। इसमें फैक्ट बस बताया जा रहा है, जो एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में वो सब बताया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से समर्थित थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये थे वर्ष 1828 में। ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित थे, किशोरवाद पर आधारित थे। संवाद कौमुदी जो कि बांग्ला भाषा है तथा मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा है, इसके संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है, वर्ष 1815 में एक केशववादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? आत्मीय सभा का गठन किया था। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो मुगल बादशाह अकबर द्वारा, जो अकबर के द्वारा नहीं, अकबर द्वितीय के द्वारा की गई थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल में, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, यहीं पे समाधि स्थित है। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित कराने वाला किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। कब? 1839 में। 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती की द्वारा। कब? 1875 में। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्हें वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने किया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना स्वामी दयानंद सरस्वती थे। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया? तो राधाकांत देव ने किया था। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आत्माराम पांडुरंग के। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को कहते हैं। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद यानी शिकागो में कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में किया था, भाग लिया था इन्होंने। सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो विवेकानंद की शिष्या थी ये, इन्होंने मार्गरेट नोबल लिखा था। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय बताइए कहाँ स्थापित है? तो अड्यार, जो कि मद्रास में पड़ता है। कहाँ पे? मद्रास में। नेक्स्ट, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? एनिबेशन के प्रयत्न हुआ था तभी सफलता इसको थियोसॉफिकल सोसाइटी को मिली थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली, RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदास्नान सभा गठित की गई थी तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रगोफार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना भी की थी इन्होंने। नेक्स्ट देखिए,
ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो वी रामास्वामी नायर के द्वारा। ठीक है, इसे पेरियार आंदोलन भी कहते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब थे। नेक्स्ट देखिए, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले क्या थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब देखिए, हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन से देखते हैं कैसा प्रश्न आता है, और देखिए इंपॉर्टेंट भी है ये। आत्मीय सभा संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। 1815 में स्थापना हुआ इसका, कलकत्ता में हुआ था। हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रमुख उद्देश्य इसके थे। आत्मीय सभा। देखिए, ब्रह्म समाज के बारे में देखते हैं। संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और 1828 में स्थापना इसका हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रसार करना। पहले इसका नाम क्या था? ब्रह्म सभा था। ठीक है, बाद में ब्रह्म समाज हुआ था। धर्म सभा के बारे में देखते हैं। राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। 1829 ईस्वी में स्थापना हुआ, कलकत्ता में हुआ था। इसका स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी तथा इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्वबोधिनी सभा का देखते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा संस्थापना हुआ था इसका। 1839 में स्थापना हुआ, कलकत्ता में हुआ था और इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना। हंस मंडली के बारे में देखिए। दादोबा पांडुरंग इसके संस्थापक थे। 1849 में स्थापना हुआ, बम्बई में हुआ था। इसका उद्देश्य था जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना। भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में देखिए। केशव चंद्र सेन क्या थे? इसके संस्थापक थे। 1866 में इसका स्थापना हुआ, कलकत्ता में हुआ था। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की थी। इस विभाजन के बाद मूल समाज के जो है आदि ब्रह्म समाज में बदला गया था। प्रार्थना समाज के बारे में देखिए। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। 1867 ईस्वी में बम्बई में किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था कि हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना। अब आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 1875 में बम्बई में की गई थी। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना था इसका मुख्य उद्देश्य। थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में देखिए। मैडम HP ब्लातावास्की व हेनरी ऑलकॉट के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था और इसका संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना था। नेक्स्ट है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। 1878 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों की एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसीलिए इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस देखते हैं। MG रनाडे के द्वारा स्थापना हुआ। 1887 ईस्वी में बम्बई में किया गया था और इसका उद्देश्य था भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना। रामकृष्ण मिशन के बारे में देखिए। स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। 1897 ईस्वी में बेलूर जो है, बेलूर कहाँ पे? यहीं पे हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापना हुआ। 1905 ईस्वी में बम्बई में किया गया। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना था। पूना सेवा सदन के बारे में देखिए। रामाबाई रनाडे के द्वारा स्थापना हुआ। 1909 ईस्वी में पूना में हुआ था। महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनका उत्थान करना था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना किया था किसने? NM जोशी ने 1911 ईस्वी में बम्बई में किया था। सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना था इसका प्रमुख उद्देश्य। विमेंस इंडियन के बारे में देखिए। इसका 1923 में स्थापना हुआ, मद्रास में होता है और यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। विमेंस इंडियन। रहनुमाई मजदायस्नान सभा का स्थापना दादा भाई नौरोजी फरदून जी HS बंगाली के द्वारा 1851 ईस्वी में बम्बई में किया गया। इसका उद्देश्य था पारसी या जरथुष्ट धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना था। अब नेक्स्ट देखिए। महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। किसका नाम? नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित किया गया था। किसके सुझाव पर? महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो गुरु राम सिंह कूका के द्वारा चलाया गया था। महाराष्ट्र की सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई तो गोपाल हरि देशमुख जी को की गई है लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान। वर्ष 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो बधुआ मजदूरी से संबंधित है हाली पद्धति। नेक्स्ट है बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक DK कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में।
भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को मानते हैं। तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद जिसे कहते हैं, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट या पैट्रियाटिक कहिए या पैट्रियाट कहिए एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। अब देखिए भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में देखते हैं। आंदोलन दिया, संस्थापक दिया, स्थल कहाँ पे हुआ था और विशेषता इसकी क्या थी। तो अलीगढ़ आंदोलन के बारे में देखिए, सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक थे, स्थल था अलीगढ़। यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना भी की थी। अहमदिया आंदोलन संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद। पंजाब में स्थापना हुआ। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था और इसमें जहर का विरोध किया गया था। देवबंद आंदोलन के बारे में देखिए, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही संस्थापक थे। देवबंद सहारनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में यहीं पर हुआ था इसका स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य था कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना। बहावी आंदोलन देखिए, सैयद अहमद और रायबरेलवी के स्थापना व संस्थापक थे। ये पटना में मुख्य केंद्र इसका था और यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। अब देखिए अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम के बारे में देखते हैं। कानून दिया है, गवर्नर जनरल दिया, वर्ष दिया और विशेषता इसकी क्या थी। नवजात कन्या हत्या कानून, जॉन सोर गवर्नर जनरल उस समय था। 1795 ईस्वी में इसका प्रकाशित मतलब कि नवजात कन्या हत्या कानून बना था। कब? 1795 में। इसकी विशेषता थी इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। बाल हत्या निरोध कानून, लॉर्ड वेलेजली उसमें गवर्नर जनरल था और 1804 में ये बाल हत्या निरोध कानून बना था। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई थी। सती प्रथा निषेध कानून, विलियम बेंटिंग इस समय गवर्नर जनरल था। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया कई बार। 1829 में ये कानून बना था और इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल था। 1856 क्या था इसमें प्रकाश अधिनियम बना था इस समय और इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सम्मति आयु अधिनियम जो कि लैंसडाउन जो है गवर्नर जनरल था, 1891 में ये अधिनियम बना। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों को विवाह पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट है शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन इस समय क्या था? गवर्नर जनरल था। 1929 में ये एक्ट बना। तो इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रम 18 तथा 14 वर्ष निश्चित की गई थी। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम के बारे में देखिए, लॉर्ड जो ऑकलैंड था ये गवर्नर जनरल था। 1937 में ये अधिनियम बना। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था और दास प्रथा प्रतिबंधित कब किया गया? तो 1943 में किया गया। लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल था। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन जो है 1888 में जॉर्ज यूले जो कि एकमात्र ब्रिटिश था, इनके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख राजनीति संस्थाएं। प्रमुख राजनीति संस्थाएं नेक्स्ट चैप्टर आ गया, इसको देखते हैं हम लोग। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी। उसके बाद वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने की थी। भारत संघ के संस्थापक की बात करें कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किससे माना जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन को मानते हैं। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। आंदोलन जो है आनंद मोहन बोस हैं द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लंदन में की गई थी इंडिया सोसाइटी की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्था के बारे में देखते हैं। संस्था दिया, संस्थापक कौन थे? स्थापना वर्ष क्या था? मुख्यालय कहाँ था? ये देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी की संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। स्थापना वर्ष 1838 कलकत्ता में मुख्यालय इसका। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम थे और 1839 में स्थापना वर्ष है कलकत्ता में स्थापित हुआ। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है संस्थापक जॉर्ज थॉमसन था और ये 1843 में स्थापना हुआ कलकत्ता में।
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है देवेंद्रनाथ टैगोर व राधाकांत देव के द्वारा किया गया, संस्थापक थे ये 1851 में कलकत्ता में। बॉम्बे एसोसिएशन जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1852 में बम्बई में किया गया। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है गुजुलू नरसू चेट्टी के द्वारा 1852 में मद्रास में किया गया। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन कहिए या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में लंदन में किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गणेश वासुदेव जोशी व MG रनाडे के द्वारा 1870 में पूना में किया गया। इंडिया सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 में लंदन में किया गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में कलकत्ता में किया गया। उसके बाद नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1870 में दिल्ली में किया गया। मद्रास महाजन सभा की स्थापना P आनंद चार्लू व वीर राघवाचारी के द्वारा 1884 में मद्रास में किया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी व फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 में बम्बई में किया गया। अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। नेक्स्ट चैप्टर आ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको देखते हैं। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था, तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड रफरेन था। कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था, लॉर्ड रफरेन ने उड़ाया था। नेक्स्ट, प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये पूछा जाता है किसके सुझाव पर किया गया था, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। नेक्स्ट है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, तो लाला लाजपत राय बने थे। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया, ध्यान रखिएगा, पूछा गया एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, इसी में इन्होंने अभिव्यक्त किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य देखिए कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी थे, पूछा गया कई बार। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी हैं और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले हैं और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था, तो सैयद अहमद खान ने कहा था। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति के में सहयोग करना है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। नेक्स्ट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। पूछा गया था, ऑप्शन देखिए कौन उपस्थित नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बेलगांव जो कि कर्नाटक में उसी में हुआ था। कब हुआ था, 1924 में। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता की थी किसने, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य JB कृपलानी थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, तो ये लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि हम मेढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी, बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन देखते हैं। वर्ष दिया है, स्थल दिया, अध्यक्ष दिया और प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई थी ये दिया है।
देखिए, वर्ष 1885 में बम्बई में डब्ल्यू.सी. बनर्जी और बेमोस चंद्र बनर्जी के अध्यक्ष थे। इनकी अध्यक्षता में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन। 1885 में बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादाभाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। ये पूछा गया एग्जाम में है। 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। दादाभाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कहलाए थे। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। इस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रफरीन था। इसने सभी सदस्यों को गार्डेन पार्टी पर आमंत्रित भी किया था। 87 में मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया था इस समय, तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन हुआ था इसी समय। नेक्स्ट 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने और इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। ये इसलिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1890 में अगला अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट 1896 में देखिए, नेक्स्ट अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। रहमतुल्ला एम शयानी इसके अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम इसमें गाया गया था। 1905 में बनारस में अधिवेशन हुआ, जो गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। इसमें स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन भी किया गया। इसमें 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। दादाभाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दादाभाई नौरोजी ने स्वराज यानी स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच में प्रथम बार प्रयोग किया गया था, इसलिए पूछा जाता है। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी समय हुआ था। नरम दल व गरम दल आपस में जो एक था वो बट गया था इस समय सूरत अधिवेशन में, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये भी है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जो कि विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया था। इस समय सरकार की कठोर नीतियों का विरोध भी किया गया था इसमें। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जो कि अंबिकाचरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। नरम दल व गरम दल का एकीकरण हुआ। इस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता भी हुआ। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इसी समय। 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ। सी विजया राघवाचार्य जो थे इनके अध्यक्ष थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन भी किया गया था इस समय। 1924 में बेलगांव में अधिवेशन हुआ। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1925 में मद्रास में अधिवेशन हुआ। S.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित भी किया गया इस समय। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने के निर्णय भी लिया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने। मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन भी किया गया था। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी। 1937 में अगला अधिवेशन हुआ फैजपुर में। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। प्रथम अधिवेशन को जो गांव में संपन्न हुआ। 1938 में अगला हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया इसमें, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत भी इसी समय की गई थी। नेक्स्ट है 1940 रामगढ़ अधिवेशन, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने। मौलाना आजाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। 1946 में अगला अधिवेशन हुआ, जो कि मेरठ में हुआ था, जो कि आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में होता और आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जो कि 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता तथा KT तेलंग के सहयोग से हुआ था। अब देखते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। नेक्स्ट चैप्टर आ गया, इसको देखते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो वर्ष 1908 ईस्वी में किया गया था। अनुशीलन समिति का संस्थापक बताइए कौन था? P मित्रा थे, जो कि प्रथम नाथ मिश्रा भी इनको कहते हैं। पूरा नाम क्या है? प्रथम नाथ मिश्रा, ठीक है, P मित्रा शॉर्ट में बोलते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था अरविंद घोष के द्वारा। गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। जो गोरखपुर जेल में जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, इनको फांसी दी गई थी।
लाहौर षड्यंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1924 में की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर में की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल को चढ़ा दिया था। काकोरी षड्यंत्र कांड किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1925 में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। लखनऊ समझौता की बात करें 1916 में, इसका विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगर फास्ट स्पीड होगा तो स्लो कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए, वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई, तो वो था बीना दास थी। चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन ने किया था। अशफाक उल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। बर्रा डकैती के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो वीडी सावरकर ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। युगांधर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। बंगाल में वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। जतीन्द्र दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? जतीन्द्र दास की। प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन देखिए, संगठन दिया और स्थापना वर्ष दिया और संस्थापक कौन थे ये दिया है। मेला मित्र जो है स्थापना 1899 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा किया गया था। भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में अजित सिंह व अम्बा प्रसाद के द्वारा किया गया। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में पी मित्रा व पुलिन दास के द्वारा किया गया। अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में वीडी सावरकर के द्वारा किया गया। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में बारिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया। युगांधर अंजुमाने मुहिब्बाने वतन जो है ये 1907 में स्थापना हुआ। वीके घोष, भूपेंद्र दत्त और सरदार अजीत सिंह के द्वारा किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, एस चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। नौजवान सभा भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा दिया गया था। ये तीनों ध्यान से देखिएगा आप लोग। जिया तरंग आंदोलन को रानी गार्डिन्यूल ने आरंभ किया था तथा उन्हें ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित किया था। नेक्स्ट चैप्टर है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। अब देखिए, वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई लंदन में। सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो भीकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? भीकाजी रुस्तम कामा को कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी? सरदार उधम सिंह ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? लंदन में की थी। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड जो कि 1909 में संबंधित था? तो मदन लाल धिंगरा थे। वर्ष 1913 में लाला हिरलाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? सैन फ्रांसिस्को से, जो कि यूएसए में है। कामागाटा मारू प्रकरण जो है किस देश से संबंधित है? कनाडा से। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस के द्वारा। विदेशों में क्रांतिकारी संगठन से देखते हैं। संगठन दिया, स्थापना दिया और संस्थापक कौन थे? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1907 में तारकनाथ दास के द्वारा किया गया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हृदयलाल, रामचंद्र बरकतुल्ला, सोहन सिंह भागना के द्वारा किया गया। हिंदी एसोसिएशन की स्थापना 1913 में सोहन सिंह भागना के द्वारा किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया।
क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति देखिए, दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर जो थे लेफ्टिनेंट एम हस्ट और रैंड की पूना में हत्या की थी इन्होंने 1897 में। विनायक दामोदर सावरकर ने महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना की 1899 ईस्वी में। बाद में इसकी नाम में परिवर्तन हुआ, 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया और अभिनव भारत की स्थापना 1904 में कर दी गई। पुलिन दास द्वारा ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, 1905 में इन्होंने स्थापना किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा व M.L. ढींगरा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था इन्होंने 1905 में। प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका 1908 ईस्वी में, लेकिन वे बच गए थे। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल के बारे में देखिए, दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका इन्होंने 1912 में। लाला हृदय लाल व सोहन सिंह भाखड़ा ने सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में गदर पार्टी की इन्होंने 1913 में स्थापना की और कामागाटू मारू कांड भी इन्होंने 1914 में किया। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया और काकोरी षड्यंत्र भी 1925 ईस्वी में किया गया इनके द्वारा। सुरेश्वर के द्वारा चटगांव षड्यंत्र हुआ 1930 में। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में स्थापित किया गया। भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या 1928 में और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में और पंजाब नौजवान भारत सभा का 1926 में स्थापना भी इन्होंने किया था। राजगुरु के बारे में देखते हैं, सैंडर्स की हत्या इन्होंने 1928 में कर दी थी। बटुकेश्वर दत्त के बारे में देखिए, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका इन्होंने 1929 में। जतिन दास ने जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु 1929 में किया, इनका मृत्यु हो गया था मतलब जतिन दास का। उधम सिंह के बारे में देखिए, लंदन में सर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी गई उधम सिंह के द्वारा। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या दिया है, उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। अब नेक्स्ट चैप्टर बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से देखते हैं। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। ऐसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव स्वीकृत भी किया गया। बंगाल विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए किया गया था। बंगाल विभाजन के बारे में देखिए 1905 में हुआ। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दोनों प्रभावित था। पश्चिम बंगाल में क्या क्या है? बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा है, जो कि हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। पूर्वी बंगाल जो था, पूर्वी बंगाल प्लस असम था, इसमें सम्मिलित मुस्लिम जनसंख्या बाहुल क्षेत्र था ये। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन के समय। बंगाल के विभाजन जो कि 1905 में हुआ, इसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर राजा ने किया था। किसने? सैयद हैदर राजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? चिदम्बरम पिल्लै ने किया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो वर्ष 1905 में। नेक्स्ट, ब्रिटिश पत्रकार जो थे SW नेविंसन किस आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में माना गया। नेक्स्ट इसमें देखिए कि वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र थे। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी बना। नेक्स्ट देखिए, 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन का आलोचना जो तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था।
स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका का संपादक कौन थे? सूर्यनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट इसमें देखिए कि अरुंडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई इसी समय। नेक्स्ट चैप्टर है मुस्लिम लीग एवं माले मिंटो सुधार। नेक्स्ट चैप्टर है ये कराएंगे पार्ट सेकंड में। पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, पार्ट सेकंड में जितना भी बचा है इसका वो करा दिया जाएगा, ठीक है। लगभग 15-20 पेज इसमें और बचा है, उसको करा दिया जाएगा, कंप्लीट कर जाएगा। तो पार्ट 1 आप लोग देखिए इसको, पार्ट सेकंड 1-2 दिन में उसको भी लाया जाएगा। प्ले लिस्ट में लाइन टू लाइन लगा दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला लेके इसका जो पार्ट बचा है। तो इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लिया करिए आप लोग। अगला चैप्टर में मुस्लिम लीग एवं माले मिंटो सुधार कराएंगे, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आता है। और अगला चैप्टर जो आने वाला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।